अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद ये रिलेशन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन होगा। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन रिलेशन होगा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन रिलेशन, इसको कहेंगे वेव इक्वेशन। तो ये हमने रिलेशन भी डिराइव करना है। ये इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। एक्सप्लेन करो कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, और प्रूव करो ये वाला रिलेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फिर ऊपर से लेके ये कंप्लीट हमने लिखना होता है नेक्स्ट अगले पेज तक। तो ये हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड करनी है। वेव इक्वेशन को प्रूव करेंगे, इस रिलेशन को प्रूव करेंगे, और अंडरस्टैंड करेंगे कि वेव्स आर कैरियर्स ऑफ एनर्जी, यानी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं कैसे, इस टॉपिक में हमने पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। कि हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसके थ्रू? वेव्स के थ्रू। कैसे? फॉर एग्जांपल वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन। हम एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ली, जिसको शेक करेंगे अप एंड डाउन, यानी इसको वाइब्रेशंस देंगे, वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करवाएंगे इस स्ट्रिंग में। तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। और हमें पता है कि वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए, यानी कि वाइब्रेशंस होंगी तो वेव्स प्रोड्यूस होगी। व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम किसी स्ट्रिंग को शेक करें अप एंड डाउन, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को किसको दे रहे होते हैं? स्ट्रिंग को दे रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग। जब हम कंटिन्यूसली अप एंड डाउन शेक करेंगे स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग में आगे को चलती हुई वेव्स हमें नज़र आएंगी, यानी बहुत ज़्यादा वेव्स बन जाएंगी स्ट्रिंग में। तो दी वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम दी हैंड, अपने हैंड से जो हम वाइब्रेटिंग फोर्स लगा रहे हैं, डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट्स देम इन मोशन। जब अपने हैंड से हम इस स्ट्रिंग को शेक कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो ये जब फर्स्ट पार्टिकल को हमारी मस्कुलर एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल को मिलेगी, वो पार्टिकल एडजेसेंट पार्टिकल को एनर्जी दे देगा, वो अगले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा। इस तरह सारे पार्टिकल्स, एक पार्टिकल दूसरे को एनर्जी देता हुआ इस स्ट्रिंग में इस एंड से एनर्जी ट्रांसफ़र होती हुई दूसरे एंड तक चली जाएगी। किस फॉर्म में आएगी? वेव्स की फॉर्म में। पढ़ लेते हैं। The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them in motion. These particles then transfer their energy. ये particles अपनी energy transfer करेंगे to the adjacent particles in the string. Energy is thus transferred from one place to of the medium to the other in the form of wave. तो ये string क्या है? मीडियम। स्ट्रिंग के एक पार्टिकल को हम मस्कुलर एनर्जी देंगे, वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देगा। तो इस तरह सारे पार्टिकल्स अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को देकर एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। ये फर्स्ट पैराग्राफ तो इस फिगर के साथ रिलेट करता था। अब दूसरा पैराग्राफ ये वाला, ये पैराग्राफ इन तीनों फिगर्स के साथ रिलेट करेगा। इसमें दो वर्ड्स आने हैं। एक के फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से क्या होगा, और एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड को बेसिकली हम प्रीवियस डिफाइन कर चुके हुए हैं कि एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, और फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन किया था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस हो उतनी फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड जो है इसको भी डिफाइन कर चुके हैं। तो पढ़ लेते हैं। इधर एमसीक्यू आना है कि ये जो एनर्जी होगी वेव की, वो किस पे डिपेंड करती है? इस पैराग्राफ में वो डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड पे, और वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। The amount of energy carried by the wave depends on the distance of the stretched string from its rest position. इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी?
डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से इधर तक, यानी ये वाली रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो फिर मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही कवर हो रहा है, इधर भी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही कवर हो रहा है, तो ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड होगा। इससे पता चला कि जो एनर्जी है, जो इस स्ट्रिंग की एनर्जी जो है स्ट्रिंग ट्रांसफ़र कर रही है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। दैट इज द एनर्जी इज इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एक एमसीक्यू ये है कि जो एनर्जी है जो ये वेव ट्रांसफ़र कर रही है, ये एनर्जी कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी, किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्ट्रिंग को तेज़ी से शेक करवाएंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। मीनिंग ये कि जितनी तेज़ी से हम स्ट्रिंग को शेक करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब यानी जितनी तेज़ी से हम अप एंड डाउन जल्दी जल्दी करेंगे उतनी वेव्स ज़्यादा बनेगी, और जितनी वेव्स ज़्यादा बनेगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब इस केस में एक वेव बनी हुई है, इतने टाइम में फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि इसी केस में दूसरी फिगर में अगर हम देखें तो दो वेव्स बनी हुई हैं, एक वेव इधर से लेके इतनी इतनी, दूसरी वेव इधर से लेके इतनी इतनी। तो फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगी, जब हम स्ट्रिंग को जल्दी से फास्टर शेक करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, एंड द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एज इट मूव्स फॉरवर्ड। तो ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं वन प्लेस टू एन अदर। अब अगले पैराग्राफ में हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने समझना है कि वेव्स कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। ये वाटर वेव्स की एग्जांपल लिया हमने, और इसमें ये प्रूव करेंगे कि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ठीक है, एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ये एक्टिविटी है 10.3। इसमें वाटर में जब हम एक स्टोन फेंकते हैं तो वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में। ये तो वेव फ्रंट होते हैं और वेव्स ऐसे चलना शुरू कर देती हैं आगे को, इधर को भी वेव्स इस तरह चलना शुरू कर देंगी। और जब ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वाटर इस जगह पे स्टोन इस जगह पे आकर पड़ा था पानी में, वेव्स इससे अवे जाती जाएंगी। देखो इधर तक भी वेव्स बनती हुई नज़र आ रही हैं, इधर तक भी वेव्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। यानी स्टोन हमने इधर फेंका, स्टोन ने जो वेव्स प्रोड्यूस करवाई उनकी एनर्जी इधर से इधर तक ट्रांसफ़र हो गई। तो इस एक्टिविटी से भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि वेव्स जो है वो किसको ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी को। इधर हमने स्टोन फेंका, इधर जो पानी को एनर्जी मिली वो आगे पानी छोटे छोटे पार्टिकल, क्योंकि वाटर है ये भी पार्टिकल से मिलकर बना होगा मालिक्यूल्स से, तो एक मालिक्यूल दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह सारे पार्टिकल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते इस सारे वाटर के सारे एंड्स तक एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। हालांकि स्टोन हमने इधर फेंका, जबकि सारे एंड्स तक एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी उस स्टोन की। और इधर हमने प्रूफ भी करना है, ये एक कार्क का टुकड़ा है, एक रबड़ का टुकड़ा है, ये ऊपर पड़ा हुआ है पानी के ऊपर। वेव्स इसमें से पास करके आगे चली जाएंगी। देखिए वेव्स आगे आ गई हुई हैं, लेकिन ये कार का पीस अपनी जगह पे ही है, बस अपनी जगह पे ये अप और डाउन ही मूव करता रहेगा, लेकिन अपने जगह से मूव नहीं करेगा। फिर हमने ये प्रूफ भी कर दिया कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। ये कार्क है, रबड़ है, रबड़ ज़ाहिर है इसका मैस है, तो मैस से कुछ ना कुछ ये मैटर है, तो ये मैटर पड़ा हुआ है। वेव एनर्जी को ही ट्रांसफ़र करती है, वेव्स मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। इस एक्टिविटी से हमने ये भी प्रूव किया है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर।
तो ये एक्टिविटी से भी हमने समझा कि वेव्स कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। अब रिलेशन पढ़ने लगे हैं, ये वाली वेव इक्वेशन कहेंगे इसको। अब हमने इसको प्रूव करना है, शुरू करते हैं। तो इसमें उसने जस्ट वेव को डिफाइन किया है इन दो लाइंस में कि वेव क्या होती है, जबकि वेव को हम प्रीवियस डिफाइन कर चुके हुए हैं। फिर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा वेव के केस में, क्योंकि वेव जो ट्रेवल कर रही होती है वो टाइम के साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही होती है। वेव टाइम के साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है। फिर इस केस में वेव की वेलोसिटी भी होगी, वेव की स्पीड भी होगी। फिर वेलोसिटी का फार्मूला लिखा हमने, डिस्टेंस ओवर टाइम। इधर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इधर हालांकि वेलोसिटी लिखा हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए था, डिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है। तो वो नाइन्थ में पढ़ा था हमने कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन वाकई डिफरेंस है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन कुछ केसेस में हम डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस है। हालांकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, स्पीड वेलोसिटी भी डिफरेंट टर्म्स हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट टर्म्स हैं। फिर वेव्स के केस में हम डिस्टेंस ही कह रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस डी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। ये तो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला लिखे हमने, ये वेलोसिटी का जनरल फार्मूला लिखे। अगर यही वेलोसिटी का फार्मूला हम वेव की टर्म में लिखें तो वेव की टर्म में ये फार्मूला बन जाएगा, डी डिस्टेंस, वेव का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, लैम्डा पुट करेंगे। और वेव जो टाइम लेती है बनने में, एक वेव बनने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो फिर इस डी डिस्टेंस की जगह पे लैम्डा पुट करेंगे और इस स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी पुट करेंगे। यही पुट किया इधर से, इस स्टेप में ये काम किया, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और हमने डी की जगह पे लैम्डा पुट किया है और स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी। इन डी की जगह पे लैम्डा, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी रखा तो इधर पहुंच गए, ये इक्वेशन बन गई 2। अब हमें पता है टाइम पीरियड जो है और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो फिर इस फार्मूला से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसको मैं इक्वेशन 3 कह दूंगा। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जब 2 में पुट करेंगे तो 1/t की जगह पे क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। 1/t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, f। तो ये रिलेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये देखिए रिलेशन बन गया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट्स यही वेव इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, वेव इक्वेशन। और यही रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बिटवीन। आगे एमसीक्यू है, ये रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों के लिए ये रिलेशन ट्रू है। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में भी यही रिलेशन यूज़ करते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स के केस में भी यही रिलेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपल टैंक ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। और ये एग्जांपल आई है 10.2, इस एग्जांपल को भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, यही फार्मूला इस एग्जांपल में यूज़ हुआ है। तो एग्जांपल ईजी है, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपल टैंक शुरू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।